हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज की क्लास वीडियो में हम लोग नैतिक विकास पढ़ेंगे और नैतिक विकास में जीन पियाजे कोहल वर्ग और जीन पियाजे दो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं, इनके बारे में भी देखा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नैतिक विकास और नैतिक विकास के जो प्रवर्तक है कोहल वर्ग यानी लॉरेंस कोहल वर्ग, इनको ही माना जाता है। और नैतिक विकास होता क्या है? नैतिक विकास के आधार पर या नैतिक विकास करने से तात्पर्य यह है कि हम बालक से यह अपेक्षा करते हैं कि बालक किस प्रकार से सत्य, निष्ठा और उसके बाद किस प्रकार से अच्छा बालक बनेगा। ठीक है, इस समाज में वह किस प्रकार से रहेगी, उसकी किस प्रकार से अच्छाई होगी, किस प्रकार से ईमानदारी होगा, जो भी अच्छाई के गुण होते हैं उन सारी चीजों को नैतिक विकास के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, जैसे में आइए हम लोग देखते हैं कि बच्चों में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, निश्चल, समाज के मानकों के अनुसार व्यवहार, यानी नैतिक विकास के अंतर्गत क्या होता है कि ईमानदारी जैसे गुण, सत्यनिष्ठा और निश्चल, ये आदि जो गुण हैं समाज के मानकों के अनुसार अच्छे करना, यानी किस प्रकार से अच्छा करना है, किस प्रकार से उसका विकास होता है, किस दिन पे दिन किस तरह से सुधार आते हैं, इन सब चीजों में इन सारी चीजों को देखना है। क्योंकि जब एक बच्चा होता है, जब वह समाज में अपना होश संभालता है तो सारी चीजों, चाहे वो ईमानदारी हो, सत्यनिष्ठा हो, अच्छाई बुराई जो भी है, निश्चल हो, तो इन सारी चीजों का विकास जो होता है वो बचपन से ही नहीं हो जाता है। बालक जो होता है जन्म से नैतिक नहीं होता है, ना ही अनैतिक होता है, लेकिन वह जब समाज में आता है तो सारी चीजों को वह क्या करता है, सीखता है। तो नैतिकता से तात्पर्य यह है कि नैतिकता के जितने भी गुण हैं, अच्छाई बुराई, ईमानदारी, सच्चाई और सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, इस सारे गुण को क्या करना है, विकसित करना है। ठीक है, जो समाज के मानक होते हैं उसके अनुसार ही। वहीं पे सेकंड नंबर पे नैतिक विकास जन्मजात नहीं होता है। यह एक इम्पोर्टेंट है बात कि नैतिक विकास जो जन्मजात नहीं होता है और जन्म के समय बालक न तो नैतिक होता है न ही अनैतिक होता है। क्योंकि बालक कोई समाज के बारे में कोई चीज नहीं जानता है कि क्या चीज नैतिक है, क्या चीज अनैतिक है। जैसे समाज में लोग व्यवहार करते हैं उसी प्रकार से वो भी व्यवहार करता है, चाहे वो नैतिक हो चाहे अनैतिक हो। थर्ड नंबर पे बालक जिस समाज में रहता है वह समाज उस पर नाना प्रकार के सामाजिक बंधन, निर्देशन अथवा दायित्व को क्या करता है, आरोपित करता है। निर्देशन अथवा दायित्व आरोपित करता है जो समाज के नैतिक मानदंड होते हैं। इसका मतलब यह है कि बालक जिस समाज में रहता है, चाहे वो कोई भी समाज हो, जिस भी समाज में बालक रहता है उस समाज उस बच्चे के ऊपर तमाम प्रकार के जो बंधन है, निर्देशन है और कुछ दायित्व ऐसे होते हैं जो उसके ऊपर आरोपित करता है और उसी के आधार पे उस बच्चे को क्या करना होता है, अपने जीवन में उन सारी चीजों को, यानी अपने जीवन में जो भी चीजें करना है उसको लेकर के चलना होता है। तो वही सारे मानदंड जितने भी, चाहे वो निर्देशन के हो, चाहे वो किसी प्रकार के दायित्व के हो, चाहे किसी प्रकार का वो बंधन हो, जैसे ईमानदारी से रहना है, हमें सच्चाई से समाज में रहना है ना। फिर उसके बाद किस प्रकार से हमें निश्चल रहना, किसी के साथ किसी प्रकार की गद्दारी नहीं करना है, चाहे वो समाज के प्रति हो चाहे वो देश के प्रति हो। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो नैतिक के अंतर्गत ही होती है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को अगर नैतिकता के गुण अगर किसी व्यक्ति में नहीं रहेंगे तो हमेशा देश के प्रति हमेशा गद्दारी जैसी भावना उसके अंदर रहेगी, हमेशा वह बेईमानी के ही पे तुला रहेगा, फिर वो उसके अंदर सत्यनिष्ठा जैसी चीजें नहीं रहेंगी। तो अगर इन सारी चीजों का विकास करना है तो ये सभी चीजें जो होती हैं नैतिक विकास के अंतर्गत ही आती हैं। और यहीं पे नैतिक विकास के अंतर्गत एक परिभाषा है जो सैमुअल इस्माइल के द्वारा दिया गया है कि चरित्र आदतों का पुंज होता है। व्यक्ति के अंदर जो चरित्र होती हैं वो क्या होते हैं, आदत जो भी हम व्यवहार करते हैं उन आदत, व्यवहार जो होता है वो आदत में परिवर्तित होता है और वही आदत जो होगा वो चरित्र का
निर्माण धारण कर लेता है। ठीक है, तो कहा गया है कि चरित्र जो है, जितना भी व्यक्ति का कोई भी किसी भी प्रकार का अगर चरित्र है, अगर उसके अंदर ईमानदारी जैसा चरित्र है, तो वह क्या है कि बहुत सारी आदतों का क्या है, एक समूह है। ठीक है, व्यक्ति का जो भी चरित्र है, चाहे वो किसी भी प्रकार का है, उसके अंदर बहुत सारी आदत, और वो सारी आदत जो है बहुत सारे व्यवहार को मिला करके बनता है। और फिर नेक्स्ट है कि कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास किस प्रकार से है। तो सबसे पहले बता दिया जाए कि कोहल वर्ग जो है पियाजे के ही जो नैतिक विकास है उससे ही प्रभावित होकर के अपने नैतिक विकास को दिए हैं। और नैतिक विकास जो है कोहल वर्ग के अनुसार ये बहुत सारी बच्चों को, यानी जो 4 से लेकर के 13 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के बच्चों को एकत्रित करते थे, और एकत्रित करने के बाद उन बच्चों को बहुत सारी कहानियां सुनाते थे, और उन कहानियों के आधार पर ही क्या करते थे, उन बच्चों से प्रश्न करते थे, और प्रश्न करने के बाद वह कुछ मुख्य रूप से 3 जो भाग हैं, 3 जो स्तर हैं, उन 3 स्तरों में 6 जो अवस्थाओं को जीन पियाजे कोहल वर्ग ने बांटा। और वहीं पे जीन पियाजे की जो बात है, तो जीन पियाजे ने नैतिक विकास के जो 3 भागों में बांटा है, जिसमें नैतिक सापेक्षता हो गया, फिर उसके बाद यथार्थता हो गया, इस तरह से 3 भागों में उन्होंने बांटा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोहल वर्ग के बारे में। तो कोहल वर्ग के बारे में एक कथा जो है, लघु कथा बहुत चर्चित है, जो हर्ज वर्ग के अनुसार हर्ज वर्ग का है, जिसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति की पत्नी होती है, बहुत बीमार होती है, वह डॉक्टर के पास जाती है। एक व्यक्ति होता है, वह बहुत बीमार होता है, उसकी जो पत्नी बहुत बीमार होती है, वह डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या करता है कि उसकी पति को दवाई लाने के लिए कहता है, और वो दवा एक ऐसे डॉक्टर के पास भेजता है जो डॉक्टर क्या करता है कि जल्द ही अभी शोध करके उस दवा को बनाया रहता है, जिसकी कीमत कुछ लमसम 1 लाख के लमसम होती है। तो उस डॉक्टर के पास, या उसका जो इस औरत का पति, यानी बीमार औरत का जो पति है, इस डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि हमें यह दवा दे दीजिए। तो डॉक्टर कहता है कि अभी अभी हमने दवा बनाया है और इसका कुछ खर्च 1 लाख रुपए है। तो ऐसे तो कोई डॉक्टर है, जो भी व्यक्ति अगर दवा बनाया है तो जितनी कीमत हो उतना तो देगा नहीं, जरूर कुछ अपने लाभ चाहेगा। तो क्या करता है कि ये जो व्यक्ति है, जो उसका पति होता है, औरत का पति होता है, इसे बहुत मतलब करता है कि दे दीजिए दवा। नहीं देता, इसके पास कुछ 50,000 रुपए रहते हैं, नहीं देता है डॉक्टर। तो ये क्या करता है कि अपने दोस्तों से, ये जो इसका पति है, ये अपने दोस्तों से क्या करता है कि कुछ पैसे मांगता है, किसी से 10,000, किसी से 15,000, किसी से 10,000, किसी से 15,000, किसी से 25,000, इस तरह से मांगता है। और इसके पास, इस व्यक्ति के पास जो है टोटल 1 लाख रुपए हो जाते हैं। 1 लाख रुपए हो जाते हैं। फिर वो 1 लाख रुपए लेकर के फिर इस डॉक्टर के पास पहुंचता है, बहुत इससे सिफारिश करता है कि आप दवा दे दीजिए, मेरी पत्नी इस हालात में है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो नहीं रहेगा तो तमाम प्रकार की अपनी परिस्थितियों को इस डॉक्टर को बताता है। लेकिन यह डॉक्टर उस दवा को 1 लाख रुपए में देने में असमर्थ होता है, और ये पैसे आगे का जुटा भी नहीं पाता है। तो फिर ये क्या करता है, फिर डॉक्टर के पास आता है, फिर डॉक्टर से कहता है कि दवा नहीं मिली, ये सारी चीजें जो भी बताता है, जो भी हालात थे। फिर उसके बाद कहता है तो दवा आपको लाना ही पड़ेगा, अगर आप ये दवा नहीं लाएंगे तो हम इसको बचाने में असमर्थ होंगे। फिर ये क्या करता है कि जो ये पति होता है, पति रात भर सोचता है, बेचारा सोचता है कि दवा को किस प्रकार से लाया जाए। तो दवा को लाने के लिए वह लास्ट में वह उस दवा को चुराने के लिए सोचता है, और जैसा सोचता है वैसा ही करता है। फिर उसके बाद वह केमिस्ट के पास जाता है, नहीं डॉक्टर के जो डिस्पेंसरी रहती है उसके पास जाता है। फिर उस जो उसका लॉक होता है, ताला जो होता है, उसको तोड़ता है। तोड़ने के बाद ही वो क्या करता है, उससे दवा चुरा करके फिर उसके बाद डॉक्टर के पास लाता है, और उसकी जो पत्नी होती है, उसकी जो वाइफ होती है, वह क्या होती है, बच जाती है। तो इस तरह की जो कहानियां है, सुनाने के बाद वो क्या करता है कि प्रश्न करता है। प्रश्न यह करता है कि जैसे कई सारे प्रश्न करते हैं कि क्या उसके पति को दवा चुरानी चाहिए थी, या फिर उसके बाद करता है कि क्या वह दवा चुराना सही था। इस तरह का क्वेश्चन करने के बाद तो टोटल वो क्या करता है कि पूरे जो अवस्था होता है या स्तर होता है, उसके 3 भागों में बांटता है। पूर्व परंपरागत अवस्था या रूढ़िगत अवस्था,
फिर परंपरागत या रूढ़िगत अवस्था, फिर उसके बाद उत्तर परंपरागत या रूढ़ अवस्था या आत्म अंगीकृत या मूल्य स्तर की अवस्था। इस तरह से 3 भागों में बांटते हैं, यानी 3 स्तरों में बांटते हैं, और इन 3 स्तरों के 6 जो हैं अवस्थाओं में क्या करते हैं कि इन्होंने बांटा है। ठीक है, जैसे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास से बहुत ही इंपॉर्टेंट इस तरह से हो जाता है। तो कोहल वर्ग का है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो कोहल वर्ग यहाँ से भी टेट में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो जो पहली अवस्था है पूर्व परंपरागत या रूढ़िगत अवस्था, यानी कि प्री कन्वेंशनल एज या स्टेज, इसकी समयावधि है 4 से लेकर 10 वर्ष। और 4 से लेकर 10 वर्ष ही क्यों, इसके पहले का क्यों नहीं, तो इसलिए कि 4 वर्ष के बाद ही जो बच्चा होता है वह समाज में सारी चीजों को समझता है, उसके पहले उसको किसी भी चीज का पता नहीं होता है। और समाज में जो जब एक्टिव होता है बच्चा, एक सामाजिक जो होता है, तो 4 वर्ष के ही आसपास जो होता है बच्चा, 4 से लेकर 10 वर्ष। इसीलिए जो 3 स्टेज में बातें हैं इनकी टोटल 13 से लेकर, यानी कि सबसे पहले 4 से 10 वर्ष की अवस्था, फिर वहीं पे परंपरागत या रूढ़िगत अवस्था 10 से लेकर 13 वर्ष यानी 3 सालों का, फिर लास्ट में उत्तर परंपरागत रूढ़ी या अंगीकृत या मूल्य स्तर 13 वर्ष के ऊपर तक की बात है। तो यहाँ पर यह देखना है कि पूरे नैतिक विकास में किसी भी प्रकार का विकास हो, उसको 3 भागों में, एक शुरुआत में किस प्रकार से व्यक्ति रहता है, एक मिडिल स्टेज में किस प्रकार से रहता है, और एक लास्ट में कैसे रहता है, किस तरह से उसके अंदर विकास होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए कि जो पहली अवस्था यानी कि पूर्व परंपरागत या रूढ़िगत अवस्था, तो इसमें बच्चा क्या होता है कि क्या चीज सही है क्या गलत है, वह सजा और उपहार के आधार पर ही समझता है। ठीक है, इसकी एक मूल की फैक्टर है, ये समझना बेहद जरूरी है। यहाँ से भी सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहली अवस्था यहाँ पर है कि आज्ञा तथा दंड की अवस्था। आज्ञा तथा दंड की अवस्था में क्या है कि बच्चा किसी भी चीज को सही या गलत तभी निर्धारित करेगा जब उसे क्या मिले, सही चीज, यानी कोई कार्य करने के बाद, यानी अगर कोई बच्चा कोई कार्य कर रहा है, अगर उसे आज्ञा दी जा रही है तो समझेगा कि नहीं ये कार्य सही है, ये नैतिक कार्य है। अगर किसी कार्य को करने के बाद बच्चे को डांट दिया जा रहा है, दंड या किसी प्रकार को उसको मारा जा रहा है, तो क्या करता है कि सोचता है कि नहीं ये गलत है। तो पहले ही इसका जो की फैक्टर है कि इस अवस्था में जो बच्चा होता है कि क्या चीज सही करना है, उसे क्या चीज सही गलत करना है, यानी क्या चीज सही है क्या गलत है, वह उपहार और सजा के ही बाद वो क्या करता है समझता है। तो वो पहली अवस्था होगी। फिर वहीं पे अहंकार की अवस्था, अहंकार यानी ईगो स्टेज, स्टेज ऑफ ईगो। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है कि अगर मान लीजिए उसे भूख लगी है, इस अवस्था का बालक क्या करता है कि यदि उसे भूख लगी है तो क्या करेगा कि भूख लगी है तो चोरी करके खाएगा। सही गलत का नहीं वो जान पाएगा, चोरी करके क्या करेगा खाएगा। सही गलत का उसे निर्धारण नहीं होता है, उसके अंदर एक अहंकार एक ईगो स्टेज होता है। और इस स्टेज में क्या करता है बच्चा कि सही गलत का वो नहीं निर्णय कर पाता है। अगर उसे खेलना है तो वो खेलेगा चाहे किसी प्रकार से। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। एक उदाहरण यही है कि अगर किसी बच्चे को इस स्टेज का जो बच्चा होता है इसी स्टेज में कि अगर बच्चे को भूख लगी है तो वो चोरी करके खाएगा, लेकिन वह खाएगा, उसे सही गलत का पता नहीं लगता है। तो यह जो पहली अवस्था पूर्व परंपरागत या रूढ़िगत अवस्था, पहला आज्ञा और दंड के आधार पे नैतिक और अनैतिक चीजों को समझता है, क्या सही है क्या गलत है उस चीजों को समझता है। और दूसरा अहंकार की अवस्था, अहंकार की अवस्था में यही है कि सही गलत नहीं देखेगा, कि उसे किसी चीज की जरूरत है तो उसमें सही गलत नहीं देखेगा, उसे भले से गलत तरीके से ही करना पड़े लेकिन वह उस चीज को हासिल करेगा। तो ये अहंकार की अवस्था है। फिर वहीं पे परंपरागत यानी जो मिडिल स्टेज है, बीच की जो स्टेज है, परंपरागत कन्वेंशनल या रूढ़िगत 10 से लेकर 13 वर्ष की अवस्था। इसमें क्या होता है कि बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, 10 वर्ष का यानी कि थोड़ा बड़ा हो जाता है बच्चा, तो जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इस अवस्था में बच्चा क्या करता है कि नैतिक और अनैतिक चीजों, उन्हीं चीजों को मानता है जो दूसरे के मानकों के द्वारा क्या की गई हो, सही या गलत ठहराया गया हो। जैसे मान लीजिए कोई है हमसे बड़ा, अगर कोई मान लीजिए व्यक्ति है तो वो हमसे यह कहता है कि नहीं वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो बहुत गलत है, बहुत बेईमान है। तो जो इस स्टेज के व्यक्ति होते हैं, जो इस स्टेज में होते हैं जो बालक,
तो क्या करते हैं कि वो उस चीज को सही मान लेते हैं कि नहीं वो बेईमान है। लेकिन वहीं पे जो लास्ट वाली अवस्था जो होती है, आत्म अंगीकृत वाली अवस्था होती है, वह स्वयं के विचारों से ही किसी व्यक्ति को गलत या सही या ईमानदार या बेईमान किसी प्रकार के जो नैतिक गुण है या नैतिक गुण है उसको आरोपित करेगा। लेकिन जो इस अवस्था का परंपरागत या रूढ़िगत अवस्था का जो बालक होता है वह दूसरे के अनुसार ही, यानी कि जो भी व्यक्ति उससे ऊपर है, जिसको वह मानता है, जिसको वह जानता है, या समाज की कोई भी व्यक्ति है, किसी को सही गलत तभी ठहराएगा जो उससे जैसे उसको बताया जाता है, जैसे उसको कहा जाता है। तो दूसरे के मानकों के को अंगीकृत करके, एब्जॉर्ब करके ही वह सही गलत का निर्धारण करता है कि क्या समाज में सही है, क्या गलत है। तो इसमें एक अवस्था होती है प्रशंसा की अवस्था और दूसरा सामाजिक अनुरूपता की अवस्था। प्रशंसा की अवस्था में यह है कि अगर बच्चा कोई कार्य कर रहा है, अगर उसको प्रशंसा मिल रही है, अगर उसकी प्रशंसा की जा रही है तो वो उस कार्य को करेगा। क्या करेगा? उस कार्य को करेगा। अगर प्रशंसा नहीं मिल जा रही, उसकी बुराई की जा रही है तो उस कार्य को नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई बालक है, अगर उस बालक से किसी कार्य को खेलने, मान लीजिए किसी बालक खेल रहा है और उस बालक को खेलने में बहुत ज्यादा प्रशंसा की जा रही है तो बालक उस कार्य को और ज्यादा अच्छे से करेगा। अगर उसकी बुराई की जाएगी तो वो अच्छे तरीके से नहीं करेगा। तो इस तरह से कई सारे अवस्था होते हैं, ठीक है। तो उन सारी चीजों में यह है कि वो उसी कार्य को करेगा जब उससे प्रशंसा मिलती है या उसकी बुराई होती है। तो ये सारी चीजें होती है प्रशंसा की अवस्था। इसी 10 से 13 के। और इसी में सामाजिक अनुरूपता, तो सामाजिक अनुरूपता वही चीज है कि बच्चा उन्हीं सब चीजों को करेगा जो उसके समाज के द्वारा की जाती है। यानी कि समाज में जिस प्रकार से लोग हैं, जिसको वह मानता है, या उसके परिवार के जो भी सदस्य हैं, जिस प्रकार से वह करते हैं उसी प्रकार से करता है। तभी जाकर के, तभी हम लोगों को क्लास में देखने को मिलता है कि तरह तरह के जो बच्चे होते हैं उनमें भिन्नताएं होती हैं, चाहे वो नैतिक गुण हो, चाहे वो सामाजिक गुण हो, किसी भी प्रकारों में वह क्या होता है कि एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्योंकि उसके अंदर, बच्चे के अंदर एक समय ऐसा आता है कि वो सामाजिक अनुरूपता के द्वारा ही वो क्या करता है, नैतिक गुणों को सीखता है। यानी समाज के द्वारा ही वो क्या करता है, सीखता है। अगर उस विकास, वह जो नैतिक विकास अगर उसके अंदर, बालक के अंदर नहीं होते हैं तो वह अपने द्वारा या स्वयं के द्वारा वह नहीं सोच सकता है। तो कुछ बालक इस स्टेज पे होते हैं, यानी पहले स्टेज पे होते हैं, कुछ बालक इस दूसरे स्टेज पे होते हैं। और कुल जिन बालकों का विकास नैतिक अच्छा हुआ होगा, यानी नैतिक विकास अच्छा होता है, तो तीसरे स्टेज तक भी जाते हैं, जिसकी अवधि मानी गई है 13 से लेकर ऊपर की अवस्था। तो उत्तर परंपरागत और रूढ़िगत, आत्म अंगीकृत का मतलब यह है कि वह स्वयं से अंगीकृत करते हैं। और मूल्य स्तर का मतलब जो मूल्य स्तर वो बड़े अच्छे तरीके से होते हैं। इसका की फैक्टर है कि नैतिक रास्तों में अपने लिए नैतिक व्यवहार के रास्ते का चुनाव वह स्वयं करते हैं। नैतिक विकास से संबंधित जितनी भी नैतिकता के गुण हैं, उन सभी नैतिकता के गुण को जो वह बच्चा होता है या इस अवधि का जो व्यक्ति होता है या इस स्तर में जो व्यक्ति होता है नैतिक विकास में, वह स्वयं चुनाव करता है कि हमें किस प्रकार से समाज में रहना है, किन नैतिक गुणों को अपनाना है, किन अनैतिक गुणों को छोड़ना है। ठीक है। तो इसमें भी 2 अवस्थाएं हैं। सामाजिक सहमति की अवस्था, पहली अवस्था यह है कि जो सामाजिक सहमति, जो समाज के द्वारा सहमति की गई हो, जो समाज के द्वारा आरोपित की गई हो या जो समाज के द्वारा लागू की गई हो, ऐसी अवस्था को भी जो बच्चा होता है या जो व्यक्ति होता है वह मानता है। और सेकेंड नंबर पे विवेक की अवस्था, यानी कि लास्ट में अवस्था है विवेक की अवस्था। अपने स्वयं के विवेक के अनुसार ही क्या चीजें अच्छी है, क्या उसे करना चाहिए, क्या चीजें नहीं करना चाहिए, कहाँ पे ईमानदारी दिखाना चाहिए, कहाँ पे कैसे रहना चाहिए, इस चीज को वह क्या करता है, बच्चा निर्धारण करता है। तो इस तरह से कोहल वर्ग जो है नैतिक विकास में आज्ञा और दंड की अवस्था से लेकर के स्वविवेक की अवस्था तक वह विभाजित किए, 6 भागों में विभाजित किए इन अवस्थाओं को। और इन जो 6 अवस्थाएं हैं 3 स्तरों में ही है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।